हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलबीएस 4। राइट, एलबीएस 4। मैं फिर से बता दूं कि एलबीएस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हम लोग एलबीएस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एलबीएस ही वो पद्धति है, वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। राइट, वो कैसे कर पाएंगे? तो एलबीएस की मदद से हम लोग लैंग्वेज को सीखेंगे। वो कैसे? मैंने पहले से ही अपने बोर्ड पे 2 सेंटेंसेस लिखा है और मैं चाहूंगा कि आप इन सेंटेंसेस को पढ़ें। आप यहाँ, ये मेरा पहला सेंटेंस है, कम इन टाइम लेस्ट यू शुड हैव टू सीट ऑन द लास्ट बेंच। राइट, अब ये सेंटेंस में लिखा है कि पहला क्या है, कम इन टाइम लेस्ट यू शुड हैव टू सीट ऑन द लास्ट बेंच। अब ऐसा सेंटेंस अगर आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए, राइट, तो क्या इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा? कम इन टाइम लेस्ट यू शुड हैव टू सीट ऑन द लास्ट बेंच, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? नहीं समझ में आ रही है? समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने इस तरह का सेंटेंसेस को पढ़ा ही नहीं है कभी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये आप कभी पढ़े नहीं है, न देखे हैं, न सुने हैं। राइट, तो आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब इसका मतलब आप समझ जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का ही नाम होता है एलबीएस, जिसका फुल फॉर्म मैंने अपने पहले वीडियो में, एलबीएस 1 की वीडियो में बताई है कि लैंग्वेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है उसको। एलबीएस का फुल फॉर्म है वो। दूसरा सेंटेंस, अगर आपको ऐसा सेंटेंस, सॉरी, ऐसा अगर कहीं देखने को मिल गया तो इसका मतलब तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, जिसमें इंग्लिश का पेपर है, और फर्स्ट ही पार्ट जो होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो आप इसका मतलब तो नहीं समझ जाएंगे, जबकि इसका हर वर्ड का मतलब आप जानते हैं। कम का मतलब आपको पता है, सीट का मतलब भी पता है आपको, राइट, टाइम का मतलब पता है, लेकिन फिर भी अगर इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर्स को आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसा ही यूनिक स्ट्रक्चर्स पढ़ाने जा रहा हूं और इस यूनिक स्ट्रक्चर्स का नाम है एलबीएस। राइट, उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलने की जरूरत पड़ जाए कि तुम्हें उन लोगों के सामने झुकना पड़ सकता था, या लिखने की जरूरत पड़ जाए कि तुम्हें उन लोगों के सामने झुकना पड़ सकता था, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी पड़ सकती थी, इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बोलना पड़ जाए तो आप कैसे बोलेंगे? क्या आप बोल लेंगे इसको? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, आपने टेंस के आगे पढ़ा ही नहीं है। तो बस टेंस की आगे की दुनिया का नाम ही है एलबीएस। राइट, और अभी तक हमने एलबीएस 3 तक पढ़ चुके हैं। टोटल एलबीएस 193 होता है। 3 एलबीएस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलबीएस 4। आइए शुरू करते हैं एलबीएस 4। ये इसमें भी बहुत यूनिक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको आज। एलबीएस 4 पढ़ने के लिए रेडी जाइए और अपने पास में एक कॉपी और एक पेन जरूर रख ले और उसे लिखने की भी कोशिश करें। लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं एलबीएस 4। एलबीएस 4, और इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले एक्टिव। एलबीएस 4 का क्या पढ़ेंगे? एक्टिव। एलबीएस 4 का एक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी पहचान क्या होता है? इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं। ये इसका हिंदी स्ट्रक्चर है। क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यानी एम या इज या आर तीनों में से कोई एक होगा। और एम कहाँ लगता है, इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे पहले भी। राइट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एलबीएस 4 हमारा है क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही, ने पढ़ रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब।
जिन्हें ये नहीं समझ में आ रही है कि क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे क्या है, और इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो यहाँ ये क्रिया क्या होता है, इस क्रिया को समझने के लिए मेरी एक स्पेशल वीडियो है वर्ब की, राइट, या फिर मेरी एक वीडियो है बेसिक मेरे चैनल की, उसे आप जरूर देख ले। बेसिक वीडियो में भी देखेंगे, उसमें भी समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्रिया को अच्छी तरह समझ ले, तो मेरी वर्ब वाली वीडियो, वर्ब की वीडियो की थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसे जरूर पढ़ लें। अब क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, इसको सिंपल में अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसा है कि जैसे आपने टेंस पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ऐसा पढ़ा है, बस उससे आप ऐसा ही समझ ले कि जिस वाक्य के अंत में ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन यही होगा कि क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रहे। हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एडवर्ब बता चुके हैं। अब इसका हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। रोहित को खुद खाना पकाना पड़ता है। सब्जेक्ट रोहित है, क्या होगा, रोहित इज हैविंग टू कुक फूड, खुद का क्या होगा, हिमसेल्फ, खुद का हिमसेल्फ, ये खुद के लिए हिमसेल्फ भी होता है, हर सेल्फ भी होता है, माई सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, आवर सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ भी होता है, राइट। तो अब कहां पे कौन सा सेल्फ होगा, ये जानने के लिए मेरी बेसिक की वीडियो को जरूर देखें, और उस बेसिक की वीडियो में जब वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो देखें, उसमें एक मैंने केस पढ़ाया, CAAC केस, उस केस को आप पढ़ जाएंगे तो समझ में आ जाएगी खुद के लिए कब हमको हिमसेल्फ, कब हर सेल्फ, कब योर सेल्फ, कब देम सेल्फ, कब आवर सेल्फ, राइट, का यूज करना है। ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। उम्मीद है सेंटेंस समझ में आ गया होगा। रोहित को खुद खाना पकाना पड़ रहा है, रोहित इज हैविंग टू कुक फूड हिमसेल्फ। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस पर। हमारा अगला सेंटेंस है, रागिनी को अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है, गिरवी रखने पड़ रहे हैं, राइट, यहाँ पर ना पड़ रहा है, नहीं पड़ रही, इसमें गिरवी रखने पड़ रहे हैं। सब्जेक्ट रागिनी है, तो क्या लिखेंगे, रागिनी इज हैविंग टू, गिरवी रखने का इंग्लिश होता प्लेज, PLEDGE, प्लेज। प्लेज का मतलब गिरवी रखना। रागिनी इज हैविंग टू प्लेज हर, गहने का क्या होता है, ज्वेलरीज, हर ज्वेलरीज, रागिनी इज हैविंग टू प्लेज हर ज्वेलरीज फॉर उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन, फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ, अपने बेटे हर सन। रागिनी इज हैविंग टू प्लेज हर ज्वेलरीज फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ हर सन, ऑफ हर सन। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कि हमें कोई काम हमको करना पड़ रहा है मेरी न चाहते हुए भी, उसे ही हम लोग बोलते हैं हैविंग टू। हैविंग टू का यूज करते हैं इस तरह का सेंटेंस बोलने में। ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, उसे गाना गाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रही है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस तरह का सेंटेंसेज जिसमें कि ये करना पड़ रहा है का सेंस आएगा, आप आराम से बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। क्या स्ट्रक्चर है, आई एम, इज, आर, हैविंग टू। द मेन पार्ट जो है वो यही है इसका, क्या कि यहां से लेके आई एम, इज, आर, हैविंग टू, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस आई एम, इज, आर, सब्जेक्ट तो सब में होता है, सब्जेक्ट को सीखने की जरूरत नहीं है। आई एम, इज, आर, हैविंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो करना पड़ रहा है कब, अब कभी भी आपको बोलने की जरूरत पड़े, अभी से ही ये आप बोलने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो मेरा मेन मोटो यही है कि जब आप इंग्लिश सीखें या कोई भी चीज सीखते हैं तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ जाए। अभी तक हम लोग जितनी भी इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं या कहीं कोचिंग क्लास करने जाते हैं तो वहां सिखाया जाता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो अगला भी बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन। लेकिन क्या यही सब हम लोग बोलते हैं? फिक्स तो नहीं है। हम क्या बोलना चाहते हैं इंग्लिश में? हम वही बोलना चाहते हैं जो मुझे बोलने की जरूरत हो, जो मुझे बोलने की आवश्यकता हो, राइट। तो यही एक पैटर्न ऐसा है कि जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा।
किसी पे आपको डिपेंड रहने की, निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दो सेंटेंस का प्रैक्टिस मैंने कराया, अब इसके आगे जितनी भी सेंटेंसेज आपके दिमाग में आ रही होगी, मन में आ रही होगी, आप आराम से उसको बोल पाएंगे। राइट, तो हमारा LBS 4 का एक्टिव जो है वो फिनिश हो चुका है। लेकिन इसमें हम लोग, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है जो कि अफर्मेटिव है, और इसके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 इंट्रोगेटिव और 1 निगेटिव। LBS 1 मेरी जरूर आप लोग देखें, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कैसे निगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्योंकि अगर हर वीडियो में मैं ऐसे इस तरह से बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। राइट, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बताने की जरूरत है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें, तो मैं और भी डिफाइन कर दूंगा। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा ये एक्टिव LBS 4 का एक्टिव खत्म हो चुका है। अब हम लोग LBS 4 का पैसिव पढ़ेंगे, उसके बाद एक कॉस्टिव पढ़ेंगे। तो हम लोग फिर से मैं बता दूं कि 3 तरह से किसी भी बात को हम लोग बोलते हैं। एक उसका तरीका होता है, एक वे होता है एक्टिव, दूसरा वे होता है पैसिव, और तीसरा वे होता है कॉस्टिव। तो ये तीनों वे से ही हम लोग बातें करते हैं। कॉस्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी हम लोग फोकस नहीं किए हैं, कभी नोटिस नहीं किए इसको, लेकिन काफी जरूरत पड़ती है बोलने की। अरे यार उसका काम करवा दो, उसको पैसे भिजवा दो, हम लोग ऐसा बोलते हैं काफी। तो ये भिजवाना का इंग्लिश क्या होता है ये आपको नहीं समझ में आएगी। तो ये कॉस्टिव, जब हम लोग कॉस्टिव पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। तो LBS 4 का एक्टिव, इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे पैसिव, फिर कॉस्टिव। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं LBS 4 का पैसिव। LBS 4 और इसका हम लोग पढ़ते हैं पैसिव। इसको सेकेंड पेज में आप लिखेंगे। मैंने बताया कि 3 पेज का इसमें यूज होगा। फर्स्ट पेज फॉर एक्टिव, सेकेंड पेज फॉर पैसिव, एंड द थर्ड फॉर कॉस्टिव। राइट, LBS 4 पैसिव, इसका हिंदी पहचान होगा क्रिया प्लस यानी के साथ या जाना पड़ रहा है। ई जानी पड़ रही है। ए जाने पड़ रहे हैं। और आ जाना पड़ रहा है। क्रिया प्लस या जाना पड़ रहा है, ई जानी पड़ रही है, ए जाने पड़ रहे हैं, और आ जाना पड़ रहा है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, पैसिव में जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा ही। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस बी प्लस verb 3 प्लस अदर वर्ड। हमारा सेंटेंस है उन सभी लोगों को यहां बुलाया जाना पड़ रहा है। राइट, उन सभी लोगों को यहां बुलाया जाना पड़ रहा है। तो हमारा जो काम है यहाँ पे वो है बुलाया जाना। ये बुलाया जाना का काम किस पे हो रहा है? उन सभी लोगों पर। किसको बुलाया जाना पड़ रहा है? उन सभी लोगों को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा। उन सभी लोगों का क्या होगा? दोज ऑल पीपुल। दोज ऑल पीपुल, उन सभी लोग। दोज ऑल पीपुल, ये प्लूरल है तो आर हो जाएगा। दोज ऑल पीपुल आर हैविंग टू बी called here. Those all people are having to be called here. उन सभी लोगों को यहां बुलाया जाना पड़ रहा है। एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहां पे, The letters are having to be written in हिंदी। The letters are having to be written in हिंदी। इसका हिंदी मतलब क्या होगा? Having to be written मतलब लिखा जाना पड़ रहा है। तो क्या होगा? The letters
मीन्स पत्रों को अंग्रेजी में लिखा जाना पड़ रहा है, राइट, यही होगा। तो अगर ऐसा सेंटेंस आप देखें कि आप अगर यहाँ आगे आपके सामने में, तो आप इसको समझ गए। क्यों समझ गए? क्योंकि आपने इस स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बिल्कुल हाईवे की तरह होती है, रास्ते की तरह होते हैं, रोड्स की तरह होते हैं। जब आपको पता है कि कौन सा हाईवे कहां जाने वाला है, तो आप आराम से उस जगह पे जा सकते हैं, राइट। क्योंकि रास्ते पे तो गाड़ियां चलते ही रहती हैं, या तो आपकी अपनी खुद की गाड़ी होगी, नहीं तो आप पब्लिक जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट होता है उसका यूज करते हैं आप लोग। लेकिन जब रास्ते बन जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए गाड़ियां यानी सवारियां तो अपने आप मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता, और ये स्ट्रक्चर क्या है? यही रास्ता, ये वे है। ये कहाँ ले जाएगा? ये पढ़ रहा है, पढ़ रही है, जो करते हैं ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है, उसके लिए है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर जान गए, और मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिया है, बाकी का अगर आपको इस तरह का सेंटेंस लिखने की, बोलने की जरूरत पड़ जाए, आप लोग लिख भी लेंगे, बोल भी लेंगे, और कहीं लिखा हुआ अगर मिल गया तो उसे अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। तो है ना ये इंपॉर्टेंट? ओके, तो एलबीएस 4 का पैसिव हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। और अब हम लोग इसका कॉस्टिव पढ़ते हैं। इसका कॉस्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का भी कॉस्टिव इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज इंपॉर्टेंट कब होता है? जब जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी होती है तो इंपॉर्टेंट होता है। जिस चीज की उपलब्धता कम होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ये? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉस्टिव, एलबीएस 4 का कॉस्टिव। कॉस्टिव से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर होता क्या है? जो रीडिंग से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, राइट, तो ये स्ट्रक्चर होता क्या है? ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ग्रामर का, यानी किसी भी ग्रामर का, ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का, निचोड़। निचोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रक्स। ये क्रक्स होता है, CRUX, क्रक्स। तो क्रक्स होता है, ये निचोड़ होता है। तो किसी भी लैंग्वेज का निचोड़ ही होता है वो। यानी अगर स्ट्रक्चर सिर्फ आप पढ़ते रहे तो स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते आपकी ग्रामर भी काफी अच्छी हो जाएगी। मतलब अच्छी क्या, कंप्लीट ही हो जाएगी ग्रामर। क्योंकि ग्रामर से ही, ग्रामर का निचोड़ ही तो है, ये क्रक्स ही तो है ग्रामर का स्ट्रक्चर। ओके, तो आप इसे जरूर बहुत अच्छी तरह से पढ़े, मन लगा करके पढ़े, और इस तरह से आप इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं मेरे बाद भी, इस वीडियो के बाद भी, तो आप इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा मास्टर बन जाएंगे कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज समझने फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगी। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं एलबीएस 4 का कॉस्टिव। एलबीएस 4 और इसका पढ़ेंगे हम लोग कॉस्टिव, CAUSATIVE, कॉस्टिव। इसका हिंदी स्ट्रक्चर होगा क्रिया प्लस वाना पढ़ रहा है, वानी पढ़ रही है, वाने पढ़ रहे हैं, क्रिया। वाना पढ़ रहा है, वानी पढ़ रही है, वाने पढ़ रहे हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा, क्रिया को मैं फिर से दोहराता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ लें। और मेरी एक वीडियो है वर्ब की, राइट, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे चैनल में आए। वर्ब को आप लोग पढ़ लें अच्छी तरह से। जब वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये क्रिया को समझ जाएंगे, और ये क्रिया समझना काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज का की यानी चाबी होता है, मास्टर की होता है वर्ब यानी क्रिया। हर लैंग्वेज में अपना अपना, जैसे इंग्लिश को में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे, लेकिन ये सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है ये क्रिया। इसे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर लैंग्वेज को समझना आपके लिए बच्चों की खेल जैसी हो जाएगी। तो इसको आप, इस वीडियो को, क्रिया वाली मेरी वीडियो को जरूर देखें, इसमें अभी आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, तो उसे जरूर देख लें। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस am, is, are plus having plus to plus have plus object plus verb 3 plus other words. Subject plus am, is, are plus having plus to plus have
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज प्लस अदर वर्ड। इसी क्रम में ही हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग हिंदी का, उसको इंग्लिश करते हैं। उससे उन पेड़ों को कटवाना पड़ रहा है। उसी का ही या शी भी लिख सकते हैं। ही और शी इज having to have those trees cut. He is having to have those trees cut. एक सेंटेंस और लिखते हैं। गौतम is having to have their house sold. अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप इसका हिंदी मीनिंग ट्राई करें, क्या होगा? उम्मीद है समझ में आ रही होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने में है। गौतम इज हैविंग टू हैव देयर हाउस सोल्ड। अगर नहीं समझ में आए मैं बताता हूँ, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, मैं फिर भी दोहराता हूँ। गौतम को उन लोगों का मकान बेचवाना पड़ रहा है। राइट, गौतम को उन लोगों का मकान बेचवाना पड़ रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह का जो ना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रहे हैं का हिंदी संदेश, अब आप लोग खुद वैसा संदेश सोचे जो आपको हर दिन, मतलब दिनचर्या में, हर दिन की रूटीन में आप बोलते हैं, बोलने की जरूरत पड़ती है। वैसा संदेश को आप लिस्ट करें, बनाए काफी सारा, 15, 20, 25, 30 जितना ही बनाए, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करें। क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है हैविंग टू, कॉस्टिव, एक्टिव, पैसिव, सब माइंड में फिट हो जाएगा। और आपकी हेल्प के लिए मैंने खुद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसमें कि नए नए वर्ड्स हैं, बिल्कुल नए वर्ड मीनिंग्स हैं, उस तरह का सेंटेंसेस मैंने बनाई है। उसका एक पीडीएफ रेडी करके मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगी, प्रैक्टिस सेट ऑफ LBS 4 करके लिखा हुआ होगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, लिंक को खोलेंगे, तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी प्रैक्टिस सेट की। उस प्रैक्टिस सेट को भी आप डाउनलोड करके उसे या तो आप कॉपी में उतार लें, और अगर आपके पास प्रिंटर्स है या आप कैपेबल हैं उसकी प्रिंट निकालने के लिए, तो उसकी प्रिंट निकाल लें। काफ़ी जैसे कॉपी में लिखा होता है बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है वो, जिसका कि सैंपल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप इस चीज़ को जरूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो परफेक्टनेस की ओर आप बढ़ेंगे। और एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इससे क्या होगा कि इसमें LBS 4 की कॉस्ट्यूम में या पैसिव में या एक्टिव में आप परफेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से करते करते इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी जो आप बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, या कहीं लिखा हुआ मिला तो उसे आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहिए मन लगा करके। थैंक यू।